तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको बता दिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है किसी भी मेटल सरफेस पर जब लाइट डाली जाती है, प्रकाश डाला जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। When a light is made to incident on a metal surface, the electrons are ejected from that surface. The phenomena is known as photoelectric effect. तो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रवाह कहलाता है। और वो धातु ऐसा नहीं होता कि हर धातु से निकलेगा। कुछ स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स, ये लिखा है फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स, अभी जरा मैं इसे उस पर लगा दूं, फ्लाइट मोड पे, मैं भूल जाता हूँ लगाना। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स पे जब लाइट डाली जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये सारा डिस्कशन हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हेनरिक हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था 1887 में, और फिलिप लेनार्ड ने इसकी डिटेल स्टडी की थी, और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया था 1905 में। ये हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी या अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में लगने वाले वोल्टेज के हिसाब से फोटो करंट कैसे वेरी होगा, इंसिडेंट इंटेंसिटी के हिसाब से फोटो करंट कैसे वेरी होगा, ये सब पढ़ लिया। और फ्रिक्वेंसी का भी हमने ग्राफ देख लिया था, फ्रिक्वेंसी के हिसाब से फोटो करंट कैसे वेरी होगा, ये हमने आपको समझा दिया था। तो ये रिजल्ट मिल गए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक फ्रिक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू से नीचे, फ्रिक्वेंसी ये है ना, ये बढ़ रही है, ये फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी की इस वैल्यू से नीचे फोटो करंट जीरो था। तो फ्रिक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए फोटो करंट शुरू हो जाता है सर्किट में बहना, वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाती है, और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। ये सब आपका लास्ट लेक्चर में हो चुका था। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया था जब मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाया था आपको। तो ये सारा समझाया जा चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो लेक्चर को मेरे दोबारा सुन लीजिएगा, पुराने लेक्चर्स को, और उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या कैसे भी टेलीफोनिकली व्हाट्सएप पे, या आप ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे भी चाहें आप डिस्कशन कर सकते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन मैं इसका दिखा देता हूँ, पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। ये क्या था? हाँ, यहाँ तक आ गया था, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये मैं अपना हटा ही देता हूँ वीडियो। ये चाहें तो आप पढ़ ले सकते हैं ना, पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा सब। आपके सिलेबस का एग्जैक्ट ये पार्ट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बहुत डिटेल में ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक है आपका, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, वेरियस ग्राफ्स जो आपको समझा दिए गए हैं, वो ग्राफ आ जाएंगे आपके, और थोड़ी बहुत करेक्टरिस्टिक मैं बता देता हूँ, करेक्टरिस्टिक्स। हाँ, इसमें क्या होता है, जो फोटो करंट है, जैसे ही फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे फोटोन्स पड़ते हैं, यानी लाइट पड़ती है, आपको पता था ना कैथोड था, यहाँ पे बना हुआ कैथोड था, कि उस फिगर में ध्यान होगा, कैथोड बना हुआ था, सामने प्लेट बनी हुई थी, जो अभी पिछला लेक्चर था, कैथोड का सामने प्लेट थी, यहाँ पे हम फोटोन्स डाल लेते हैं, इस प्लेट पे यहाँ पे फोटोन डाल लेते, तो यहाँ पे जब फोटोन डाल लेते, यहाँ पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा दिया था हमने ना कैथोड पे, के पे, फोटोन डाल लेते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल लेते, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल लेते यहाँ पे ना, ऐसे जा रहे थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस इंस्टेंस पे जैसे ही फोटोन्स कैथोड पे पड़ते हैं, उसी समय फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं।
चाहे कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी कम हो। अब हम इस पे आते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और फ्रिक्वेंसी के ग्राफ में मैंने दिखा दिया था कि एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू से नीचे की फ्रिक्वेंसी अगर इंसिडेंट फोटोन की होगी, कौन से फोटोन्स, इंसिडेंट फोटोन, ये था के, ये था आपका कैथोड के, ये था आपका प्लेट पी, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज किया था ना, इस पर नेगेटिव चार्ज किया था, ध्यान है आपको, लेक्चर सुन लीजिएगा। यहाँ से हम लाइट फोटोन डालना है, यहाँ से फोटोन आ रहे हैं, ये फोटोन को ऐसे बनाते हैं, उसे घुमा घुमा के थोड़ा सा, लाइट फोटोन आ रहे हैं इधर, ऐसे डालना, इसमें आ रहे हैं लाइट फोटोन्स। तो इन फोटोन की फ्रिक्वेंसी अगर एच न्यू नॉट से कम है, मतलब इनकी एनर्जी अगर एच न्यू नॉट से कम है, यानी कि इनकी फ्रिक्वेंसी अगर न्यू नॉट से कम है, तो यहाँ पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो लगा हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। एक तो ये हो रहा था, यानी कि अगर इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे थे। ठीक, दूसरा, अब आपने सपोज फ्रिक्वेंसी को न्यू नॉट से ज़्यादा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो इलेक्ट्रॉन्सों की संख्या जो होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, वो लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल थी। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही थी। तीसरा, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो तभी होगा जब फ्रिक्वेंसी किससे ज़्यादा होगी, न्यू जीरो से ज़्यादा। तो इस कंडीशन को तो हमें लिखना ही पड़ेगा। जब फ्रिक्वेंसी फोटोन्स की फ्रिक्वेंसी जो इनसी लाइट आ रही है, लाइट जिन फोटोन से मिलकर बनी है, उनकी फ्रिक्वेंसी अगर न्यू नोट से कम है और न्यू नोट से ज़्यादा है, तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही थी। वो किस पे डिपेंड कर रही थी, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही थी, इंसिडेंट फोटोन की लाइट की फ्रिक्वेंसी पे। कैसे, दोबारा हल्का समझाता हूँ। ये था आपका के, ये थी आपके पी प्लेट, इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया था, इस पर नेगेटिव चार्ज दिया था, और फोटोन्स लाइट के ऐसे आ रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे, इस प्लेट पर टकराने, इस कैथोड पर टकराने आ रहे थे फोटोन्स, ये फोटोन्स आ रहे थे, और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल यहाँ लगा हुआ था, फोटो सेंसिटिव मटेरियल इस पे लगा हुआ था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। कौन से, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी, कि किस एनर्जी से निकलना है, किस काइनेटिक एनर्जी से निकलना है, ये इंसिडेंट जो फोटोन्स थे ना, उनकी जो एनर्जी थी एच न्यू पे डिपेंड कर रही थी। एच कांस्टेंट है, तो अगर न्यू ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा थी, अगर न्यू कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम थी। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, नंबर 4 पॉइंट पाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी समझा चुके हम, वीएस लास्ट लेक्चर में ढंग से समझा दिया था। वो पोटेंशियल जिसपे कि सर्किट में करंट बहना बंद हो जाए, जस्ट बंद हो जाए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंसिडेंट फोटोन की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रही थी। समझ गए ना, इंसिडेंट फोटोन जो थे, जो किस पे आ रहे थे, कैथोड पे आ रहे थे, ये कैथोड पे आ रहे हैं, के पे जो इंसिडेंट फोटोन आ रहे हैं, तो इनकी जो एनर्जी थी एच न्यू, इनकी जो एनर्जी थी, इनकी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा था, किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज़्यादा थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा थी। पांचवा क्या ऑब्जर्व किया जा रहा था इसमें प्रॉपर्टीज में, पांचवा ऑब्जर्व किया जा रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं, वो जैसे ही फोटोन्स डालते हैं हम किस पे, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, इंस्टेंटेनियसली निकल रहे हैं, एकदम नो टाइम लैग,
जिस 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 समय या एकदम फोटोन डाले आपने, उसी समय फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम लग रहा हो। तो ये सारे फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व किए जा रहे थे। 5, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अध्ययन किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, और ये 5 चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही थी। अब जब 5 चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही थी तो हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस नहीं थी, पहले क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल फिजिक्स थी। तो इन 5 फिनोमेना को क्लासिकल फिजिक्स ने समझाने की कोशिश की। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है फेल हो गई इन्हें कुछ फिनोमेना समझाने में। क्लासिकल फिजिक्स कैसे फेल हो गई? नंबर 1, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रिक्वेंसी पे ना डिपेंड करके इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में इंटेंसिटी जो थी वो प्रोपोर्शनल थी इलेक्ट्रिक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। समझने की कोशिश करिएगा। आप क्या कर रहे थे? अब दोबारा मैं दिखाता हूँ। आप कर क्या रहे थे? आपके पास एक कैथोड था, एक कैथोड था, यहाँ के था कैथोड, ये मैंने के बना दिया कैथोड, ये के था। यहाँ पे एक प्लेट थी पी, ये फोटोन आ रहे थे ऐसे, फोटोन आ रहे थे ऐसे, किस पे? कैथोड पे टकराने के लिए आ रहे थे। और फोटोन्स किससे आ रहे थे? ये आ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। यानी लाइट क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, ये आ रहे थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंटेंसिटी क्लासिकल फिजिक्स में क्या मानी गई थी? जो मैंने अभी लिखी थी, आई किसके बराबर मानी गई थी? आई मानी गई थी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर के स्क्वायर के। इंटेंसिटी मानी गई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जीज होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होगा, मैग्नेटिक वेक्टर भी होगा। तो इंटेंसिटी मानी गई थी ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती थी? क्लासिकल मैकेनिक्स से कहती थी, और फ्रिक्वेंसी के इंडिपेंडेंट थी इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रही थी, ई पे डिपेंड कर रही थी। तो वो कह रहे थे कि जब इलेक्ट्रिक वेक्टर कम होगा, यानी जब इंटेंसिटी कम होगी, तब इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेटल सरफेस है, ये मेटल की सरफेस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अंदर है ना, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं फ्री। ये मेटल की सरफेस है, मेटल सरफेस, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे हैं। और आपने फोटोन यहाँ डाले, मेटल सरफेस पे फोटोन डाले, फोटो सेंसिटिव मटेरियल में फोटोन डालते हैं ना। तो ये फोटोन क्या करता है? ये इसमें क्या आएगा? ये ई वेक्टर आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ई स्क्वायर, इंटेंसिटी आ रही है। तो ई स्क्वायर, ई स्क्वायर क्या कर रही है? इस पूरी सरफेस को, इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या कर रहा है? इसमें पूरी सरफेस में ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो सरफेस को हिला रहा है। ये पूरे में क्या कर रहा है? अंदर अंदर यहाँ पे पूरे में ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? ये मेटल सरफेस थी, ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर मेटल सरफेस पे, और यहाँ से इलेक्ट्रिक वेक्टर आया ई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, ये इधर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। और ये क्या कर रही है? यहाँ पे ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रही है, ऐसे 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 ऑसिलेशंस। ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट करने लगी। तो जैसे जैसे ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन अगर इतना बढ़ गया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है सेंटर में, सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, मैंने बनाया, अगर इसका छोटा सा ऑसिलेशन है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो यहीं रहेगा। और बड़ा ऑसिलेशन हो जाएगा तो यहाँ तक आने लगेगा, और बड़ा ऑसिलेशन हो जाएगा तो सरफेस तक आने लगेगा, और बड़ा हो जाएगा तो सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो अगर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर
इतना ज़्यादा वैल्यू है कि वो बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर देता है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। और ई किस पे डिपेंड कर रहा था? इंटेंसिटी पे, आई पे। तो अगर ई की वैल्यू सफिशिएंटली हाई है तो इलेक्ट्रॉन्स में इतना ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाएगा ऐसे 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 कि वो सरफेस से बाहर आने लगेंगे, सरफेस से बाहर आने लगेंगे ऑसिलेशन कर करके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे बाहर आने लगेंगे, अगर ई की वैल्यू सफिशिएंट हाई है। और ई की वैल्यू किस पे डिपेंड? ई मीन्स इंटेंसिटी। तो क्लासिकल फिजिक्स कह रही थी इंटेंसिटी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन एक्चुअल फिनोमेना में क्या हो रहा था? लाइट इंटेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो लाइट की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो रही थी, किससे ज़्यादा हो रही थी लाइट की फ्रिक्वेंसी? अब इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी न्यू, अगर न्यू नॉट से ज़्यादा हो रही थी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो रही थी, तो इंटेंसिटी चाहे कितनी भी कम हो, आई की वैल्यू चाहे कितनी भी कम हो, तब भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। तो एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ फेल हो गई। क्लासिकल मैकेनिक्स ये सोच रही थी कि आई पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, ये फ्रिक्वेंसी पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं, जब तक फ्रिक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। अब दूसरी बात क्या हो रही थी? तो क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही थी अगर थ्रेशोल्ड आना चाहिए किसी चीज़ का, जैसे वैसे थ्रेशोल्ड किसका आ रहा था? न्यू नोट फ्रिक्वेंसी का आ रहा था, एक्चुअल थ्रेशोल्ड तो न्यू नोट का आ रहा था। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही थी कि थ्रेशोल्ड जो आना चाहिए आई पे आना चाहिए, यानी आई नोट, यानी फ्रिक्वेंसी की एक, वो इंटेंसिटी की एक मिनिमम वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक मिनिमम वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे नीचे इलेक्ट्रॉन्स ना निकले। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही थी, क्लासिकल फिजिक्स कह रही थी कि इफ थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट इट मस्ट एग्जिस्ट ऑन इंटेंसिटी नॉट ऑन फ्रिक्वेंसी। तो दहली आवर्ती नहीं होनी चाहिए, दहली तीव्रता होनी चाहिए। इंटेंसिटी के लिए थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी के लिए थ्रेशोल्ड नहीं होनी चाहिए। एक तो ये। दूसरा क्या हो रहा था? जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन ये फिनोमेना जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ा रहे थे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे क्या हो रहा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा था। तो ये क्लासिकल फिजिक्स से भी एक्सप्लेन कर दिया गया सेटिस्फैक्टरी, कि क्लासिकल फिजिक्स ने कहा कि आई जो होता है, क्लासिकल फिजिक्स का आई जो होता है वो ई के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो जो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक वेक्टर की वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो इनके ऑसिलेशन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते जाएंगे। जैसे मान ले एक और चौड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा। मान ली ये मेटल थी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ऐसे हैं सपोज 3 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी हुई कि इसने केवल इस मैग्नीट्यूड का ऑसिलेशन प्रोड्यूस किया, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ तक वाइब्रेशन करेगा ऐसे, तीसरा ही बाहर नहीं आ पाएगा, तीसरा यहाँ तक करेगा, इतना लंबा वाइब्रेशन करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने वैल्यू बढ़ा दी, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन तो और लंबा वाइब्रेशन करने लगा, ऐसे करने लगा। दूसरा वाला सरफेस तक ही आ पाएगा, निकलेगा नहीं बाहर। तीसरा सरफेस से थोड़ा नीचे रहेगा। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की और वैल्यू बढ़ा दी, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएंगे, यानी बाहर निकलने के बाद पहला वाला इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा वाला जस्ट बाहर आ जाएगा सरफेस से, तीसरा वाला सरफेस पे पहुंचेगा। और बढ़ा दोगे तो पहला वाला और ऊपर तक जाएगा, लंबा हो जाएगा वाइब्रेशन। दूसरा वाला और बाहर तक आ जाएगा, तीसरा वाला भी बाहर तक आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के ऑसिलेशंस बढ़ते जाएंगे, और वैसे वैसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, फिर सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आ जाएंगे सारे।
इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सफिशिएंट वैल्यू के लिए सारे इलेक्ट्रॉन सेंटर वाले बाहर तक आ जाएंगे, और अगर कम होगी तो केवल कोने कोने वाले इलेक्ट्रॉन जो ऊपर ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है वो ही बाहर आ पाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन कम हो रहे हैं। तो ये तो क्लासिकल फिजिक्स ने भी डिफाइन एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों इंटेंसिटी बढ़ने पे, क्लासिकल फिजिक्स क्या कह रही थी, आई इज प्रोपोर्शनल टू ई, क्यों इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर की वैल्यू बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो रही है, वो फिर और अंदर के और अंदर के और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी निकलने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे आई बढ़ेगा। तो ये क्लासिकल फिजिक्स ने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा पॉइंट आ रहा था कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी आई, आपको इतना ज़्यादा डीप में मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आपको वही लिख के आना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसका आपको एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना देना है और एक इंटेंसिटी का ग्राफ बना देना है, बस। और आइंस्टाइन ने उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या दी थी एक्सप्लेनेशन के लिए, वो मैं भी समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको जानबूझ के ये डिटेल में समझा रहा हूँ। आप केवल अपने सिलेबस से लाइक ही एग्जाम में लिख के आएंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स कहती थी आई इज प्रोपोर्शनल टू ई, तो जैसे जैसे आई प्रोपोर्शनल टू ई है, जैसे जैसे हम ई की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ई की वैल्यू बढ़ाएंगे यानी आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, ई मीन्स आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर थे और एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे है और आपने ई की वैल्यू बढ़ा दी, ई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी तो सरफेस से यहाँ तक बाहर आ गया, मतलब इतना वाइब्रेशन हुआ उसका, सरफेस के बाहर आ गया वो, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली? थोड़ी सी मिली। और ई की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी तो इसका ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होगा, तब ये यहाँ तक आ सकता है। तो सरफेस तक आने में, यहाँ से सरफेस तक आने में तो इसकी एनर्जी कुछ खर्च हुई यहाँ पर सरफेस तक आने में, बाकी एनर्जी जो थी ई की, ई ने जो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करी, वो बाकी ये वाली एनर्जी, तो बाहर वाली जो एनर्जी जिस पर गोला लगा रहा हूँ ये बाहर वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी। तो जैसे जैसे ई बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्लासिकल फिजिक्स कह रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही थी, तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ भी फेल हो गई। चौथा पॉइंट क्या था? अगर हम क्लासिकली कैलकुलेशन करते थे, क्लासिकल फिजिक्स से कैलकुलेशन कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाले यानी लाइट डाली मेटेलिक सरफेस पे, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा और ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, और ऑसिलेशन स्टार्ट करके जब उसका ऑसिलेशन इतने बढ़ जाएंगे कि वो सरफेस से बाहर आ जाए तो वो सरफेस से बाहर आ जाएगा। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स की कैलकुलेशन बता रही थी कि इस सब एब्जॉर्प्शन में बहुत टाइम लगना चाहिए। अगर हमारे पास वीक इंटेंसिटी की सोर्स है तो घंटों भी लग सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बाहर आने में, उसकी इतनी एनर्जी एब्जॉर्व कर ले कि वो बाहर आ जाए सरफेस से, उसमें कुछ घंटे भी लग सकते, 1 घंटे के अलावा या कुछ मिनट या कुछ घंटे भी लग सकता है। लेकिन हो क्या रहा था, अगर हम वीक इंटेंसिटी की भी लाइट सोर्स यूज कर रहे थे तब भी इलेक्ट्रॉन्स एकदम ही निकल लेते, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी तो। बस फ्रिक्वेंसी न्यू से ज़्यादा हो जाए, न्यू नोट से ज़्यादा हो जाए, फ्रिक्वेंसी न्यू नोट से ज़्यादा थी और इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम भी थी, तब भी क्या हो रहा था, लाइट डालते ही इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते थे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये भी नहीं समझा पाई कि इलेक्ट्रॉन्स एकदम से कैसे निकलने हैं, इलेक्ट्रॉन्स को तो बहुत टाइम लगना चाहिए, धीरे 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 एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ऑसिलेशन बढ़ाएंगे, उसमें उन्हें कुछ मिनट भी लग सकते हैं, कुछ सेकंड भी लग सकते हैं, कुछ मिनट भी लग सकते हैं, इवन घंटा भी लग सकता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ भी फेल हो गई। तो इन 3 चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में, क्या यूज़ करके? प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस यूज़ करके उसने इन तीनों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया था। और कैसे दिया? उसने एक इक्वेशन दी
उसने कहा ये जो के था, के माने कैथोड था, और यहाँ पे क्या थी, प्लेट पी थी, यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया था, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे यहाँ से। कब निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स? जब ऊपर से फोटोन आ रहे थे, यानी लाइट आ रही थी। जब लाइट ऊपर से डाली जा रही थी इस कैथोड पे, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। जो लाइट डाली डाली जा रही थी उसकी एनर्जी थी एच न्यू, उसके फोटोन्स की एनर्जी एच न्यू थी। तो आइंस्टाइन ने कहा कि एक फोटोन आएगा, एक फोटोन आएगा और कैथोड पे से, जो ये कैथोड मटेरियल है, सपोज ये कैथोड मटेरियल है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल की लेयर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अंदर, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन है फोटो सेंसिटिव मटेरियल के अंदर। तो एक फोटोन आएगा, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देगा। मान ली इस इलेक्ट्रॉन को दे दी एनर्जी, कितनी एनर्जी थी इसमें? एच न्यू। इस चित्र को मैं लेटा के बना देता हूँ दोबारा। मान लिया ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल था, ये किस पे बना है? ये के पे लिप्ट, के है ना यहाँ पे, ये पूरा के कैथोड, ये कैथोड है पूरा के, फोटो सेंसिटिव मटेरियल था। यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन था। अब एक फोटोन आया, फोटोन किस एनर्जी का है? एच न्यू। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर था मेटल सरफेस, ये पूरा क्या है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल है पूरा, ये पूरा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है यहाँ पर। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, और इस एच न्यू ने क्या किया, जब फोटोन आया इसने अपनी सारी की सारी एनर्जी एच न्यू से दे दी। और यहाँ पे एच न्यू की जो न्यू थी वो किससे ज़्यादा थी? न्यू नोट से, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा थी। तो इसने एच न्यू से दे दी। अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी खूब सारी हो गई, अभी उस एनर्जी से क्या करेगा? एकदम भागना शुरू कर देगा। तो क्या करेगा, ये मैं और दोबारा बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब इसके पास एनर्जी कितनी हो गई? इसकी एनर्जी कितनी हो गई? इसकी एनर्जी हो गई एच न्यू, एच न्यू एनर्जी हो गई, क्योंकि फोटोन गायब हो गया। फोटोन ने अपनी सारी सारी एनर्जी, फोटोन बेसिकली एनर्जी थी केवल, वो कोई पार्टिकल तो था नहीं, तो वो एनर्जी इसने एब्जॉर्व कर ली सारी, तो एनर्जी तो खत्म हो गई। अब इसके पास एनर्जी हो गई एच न्यू, उस एच न्यू एनर्जी से इसने चलना शुरू कर दिया। तो कुछ एनर्जी एच न्यू का कुछ पार्ट तो इसने यहाँ सरफेस तक आने में खर्च कर दिया, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट था उससे बाहर निकल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन एच न्यू का पार्ट सरफेस तक आने में खर्च करेगा, वो कहलाता है वर्क फंक्शन W या W0। ये W0 लिखा है, देखो यहाँ पे मैं गोला लगा रहा हूँ इसमें, W0। तो एच न्यू में से W0 एनर्जी तो उसने सरफेस तक आने में खर्च कर दी, और रिमेनिंग एनर्जी कितनी थी? जो भी थी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो क्या हुआ ये कि एच न्यू एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ गई थी, उसने W0 एनर्जी तो सरफेस तक आने में खर्च कर दी, और रिमेनिंग पार्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। रिमेनिंग उसने काइनेटिक एनर्जी मिल गई, उससे उतना निकल गया वो। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी नीडेड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, यानी लिबरेट द इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने में जितनी एनर्जी खर्च हुई वो, और रिमेनिंग एनर्जी, बची हुई एनर्जी के साथ वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उसे, बची हुई एनर्जी से बाहर निकल गया। तो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दे दी कि जो एच न्यू है वो दो पार्ट में यूज हुई। एच न्यू एक तो सरफेस तक आने में और सरफेस से बाहर जाने में। एच न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv²। या मैक्सिमम इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि वो बची हुई एनर्जी थी, वो अगर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए, उसका कोई भी पार्ट लूज खत्म ना हो, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मिल सकती है आपको। वो जो बचा हुआ पार्ट था वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी उसे काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है किसी और पार्ट में भी थोड़ी सी खर्च हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो हुआ क्या? ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक गया, यहाँ तक आने में इसकी W0 काइनेटिक एनर्जी खर्च हुई और बाकी एनर्जी के साथ ये बाहर निकल गया। बाकी एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। और इसके पास कितनी एनर्जी थी? इसके पास एच न्यू थी। तो एच न्यू को इसने किस में यूज़ कर लिया? एक तो W0 में और फिर काइनेटिक एनर्जी में। तो एच न्यू फंक्शन सम हो गई W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी का। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अभी हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि EVS होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। तो आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के स्थान पे EVS भी लिख सकते हैं। W0 क्या था? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए मेटल सरफेस के अंदर। जैसे मेटल सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, ये था इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी जिससे ये इलेक्ट्रॉन बस जस्ट सरफेस के बाहर आ जाए, बस जस्ट यहाँ पर आ जाए, वो कितनी कहलाती है? W0, वर्क फंक्शन। तो ये वाली इक्वेशन क्या कहलाती है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। ये हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर EVS के बराबर होता है। पिछले लेक्चर में मैंने ढंग से समझा दिया था कैसे होता है। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये। और ये W0 है, ये W0 है। दिस इज नथिंग बट दी, अगर इसे हम कहें W0 डिवाइडेड बाई H कर दें, W0 डिवाइडेड बाई H, तो ये इक्वल हो जाएगा न्यू नॉट के। एनर्जी डिवाइडेड बाई H, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। W0 क्या है? मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। W0 इसका मतलब क्या है? दोबारा बताते हैं। ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन था अंदर। अब एक फोटोन आया यहाँ पे, इस फोटोन आया यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी देना चाहता है। कितनी एनर्जी देना चाहता है? कि इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस के बाहर आ जाए। तो किस अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी इसे? यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि इस फोटोन की टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी होनी चाहिए, जो मैं गोला लगा रहा हूँ, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, इस जगह से ऊपर तक पहुँच जाए सरफेस पे। इतनी एनर्जी इस टोटल फोटोन में होनी चाहिए। वो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, H0, दहली ऊर्जा। तो उस फोटोन की, इंसिडेंट फोटोन की मिनिमम एनर्जी, कितना मिनिमम एनर्जी का हमारे पास फोटोन हो कि इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से बाहर आ जाए, वो H0 हो जाएगी। और H0 कहाँ से कहाँ तक एनर्जी रिक्वायर्ड है? यहाँ से यहाँ तक, ये वाली एनर्जी कि यहाँ तक पहुँच जाए सरफेस तक, यहाँ से और सरफेस तक पहुँच जाए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ था इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से सरफेस तक पहुँचने के लिए एनर्जी, यानी उस फोटोन में कितनी एनर्जी होनी चाहिए? इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। और उस फोटोन की एनर्जी क्या? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है फिर तो। और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होती है? H0। तो इसका मतलब ये वाली एनर्जी, ये एनर्जी यहाँ तक H0, इतनी एनर्जी होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। इंसिडेंट फोटोन की वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस पे आ जाए, उसे एब्सॉर्ब करके। तो वर्क फंक्शन इज नथिंग बट दी H0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, H0 इज इक्वल टू H0 प्लस EVS, ऐसे भी लिख सकते हैं। H से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू न्यू0 प्लस E/H इंटू VS। ऐसे भी इक्वेशन लिख सकते हैं आप इसे। इससे आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाप लीजिए। कोई एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं तो आप क्या करिए,
फ्रिक्वेंसी की वेव डालते रहिए। लाइट वेव किस फ्रिक्वेंसी की डाल रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी नाप लीजिए, ठीक है। और मिनिमम फ्रिक्वेंसी की डाल के ये देख लीजिए कब तक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे, उसके अगेंस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर कर लीजिए। एच आपको पता ही है, उससे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकाल लीजिए। तो ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। ये मैंने आपको बता ही दिया। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन एच न्यू नोट हो जाएगा। मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड, फोटोन की वो मिनिमम एनर्जी जिसे एब्जॉर्ब करके अंदर का इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाए, तो वो उसकी एनर्जी एच न्यू की जगह एच न्यू नोट होगी। तो एच न्यू नोट वर्क फंक्शन के बराबर होगा। इसका मतलब न्यू नोट क्या हो गया, न्यू नोट हो गया W0 डिवाइडेड बाई एच, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई एच। और आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था, ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ पहले जो लिखा हुआ है आपको। आइंस्टाइन ने कहा था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन ने कहा था कि जो क्लासिकल मैकेनिज्म कहा गया था ना, आई इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर मॉड ऑफ ई स्क्वायर, ये नहीं होगा। आइंस्टाइन ने कहा था आई जो होगा वो नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। चल नहीं रहा, नंबर किसका, इंसिडेंट फोटोन का नंबर, ये गलत है। आई प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। तो जैसे पहले मान जा रहा था ना कि जैसे जैसे आई बढ़ाएंगे ई बढ़ेगा, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। जबकि एक्सपेरिमेंट में क्या आ रहा था, जैसे जैसे आई बढ़ा रहे थे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही थी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, बल्कि उनकी संख्या बढ़ रही थी। तो इसके हिसाब से, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो ई बढ़ रहा है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन का ऐसे नहीं होगा, ये होगा आई प्रोपोर्शनल टू एन होगा, क्योंकि आई इजिकल टू क्या होगा, एन एच न्यू। कैपिटल एन मान लीजिए, कैपिटल एन या स्मॉल एन मान लीजिए, एन एच न्यू, ये होगा। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे, संख्या किसकी, जो फोटोन्स ऊपर से आ रहे हैं, यानी लाइट जो ऊपर से आ रही है उसमें जो फोटोन्स है उनकी जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एक फोटोन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरा आएगा उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तीसरा आएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो जैसे जैसे फोटोन्स, आने वाले फोटोन्स बढ़ते जाएंगे, एन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी फोटो करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, क्योंकि एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एच न्यू पर डिपेंड करती है, ना कि एन पे। ये फोटो सरफेस थी, ये इलेक्ट्रॉन था, ये जो एच न्यू एनर्जी आ रही है ऊपर से, इस एच न्यू एनर्जी पर डिपेंड करेगी इस इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस एच न्यू का एक पार्ट तो सरफेस तक आने में खर्च कर देगा और बाकी पार्ट इसका काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो एच न्यू पर डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी। यही एक्सपेरिमेंट में आ रहा था कि अगर हम जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे थे वैसे वैसे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही थी, जबकि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ रही थी। और इसके हिसाब से, आइंस्टाइन के हिसाब से, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कैथोड से, ये कैथोड था, ये प्लेट थी, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी, फ्रिक्वेंसी पे। इनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही थी, बल्कि इनका नंबर डिपेंड कर रहा था इंटेंसिटी पे। तो इनकी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए इन्हें रोकने के लिए जो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया गया था Vs, वो भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये थर्ड पॉइंट में लिखा है। अब इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी लिखा है ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये भी मैं अभी आपको कई बार समझा चुका। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, जैसे जैसे एच न्यू की ऊपर से आने वाले फोटोन की न्यू बढ़ेगी यानी एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करेगा।
इसे सरफेस तक आने में तो फिक्स चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी तो फिक्स ही चाहिए। तो जो एनर्जी जैसे जैसे न्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके निकलने की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि ये अमाउंट तो फिक्स है, सरफेस तक आने का अमाउंट तो फिक्स है। अगर न्यू बढ़ गया, सपोज न्यू एच न्यू एनर्जी थी 5 जूल और इसे सरफेस तक आने में लगता है 1 जूल, तो इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी? 4 जूल। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 जूल। इसे 5 जूल इसने टोटल एब्जॉर्ब कर ली थी, 1 जूल इसने सरफेस तक आने में खर्च कर दी, इसके पास 4 जूल एनर्जी बच गई। अब सपोज ये जो ऊपर से आने वाला फोटोन है इसकी एनर्जी है 10 जूल, तो इसे सरफेस तक आने में तो 1 ही जूल चाहिए ना, 1 जूल चाहिए। इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी? 9 जूल बच जाएगी, क्योंकि 1 जूल तो इसने सरफेस पर आने खर्च कर दी, बची 9 जूल। तो जैसे जैसे ऊपर वाले फोटोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी यानी एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे एमिटेड इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये था के कैथोड और सामने थी प्लेट पी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा था पी, इसे आपको रोकना था। तो इसे रोकने के लिए आप यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे थे। मेरा पिछला लेक्चर ढंग से समझ लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा अगर नहीं देखा है आपने। इसे रोकने के लिए आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे थे, वही वी एस था। तो इस इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी इंसिडेंट फोटोन की जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, जो इंसिडेंट फोटोन था ऊपर से उसकी एनर्जी एच न्यू जैसे बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो और तेजी से इधर जाएगा प्लेट की तरफ, वो और तेजी से जाएगा, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए होगा उसे रोकने के लिए, इसे और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जो इंसिडेंट फोटोन है जो ऊपर से एच न्यू आ रहा है, यानी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ने के साथ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा चाहिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट था लैक ऑफ टाइम डिले। आइंस्टाइन ने कहा जैसे ही फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन को एकदम बिना टाइम लैग के सारी की सारी एनर्जी दे देता है एच न्यू। इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें कोई टाइम डिले नहीं होता है, इंस्टेंट एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है। और जैसे ही इंस्टेंट एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा तो बाहर आ जाएगा, तो कोई टाइम डिले नहीं होता। तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टाइन को 1921 में लिखा है, 1921 यहाँ लिखा है, क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था। 1921 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ 2 लेक्चर्स में। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी करने की आवश्यकता नहीं है, इसे अगर आप पढ़ना चाहें तो वैसे पढ़ लीजिएगा, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे रखे हैं 1-2, बहुत ईजी हैं, समझना चाहें तो इसे समझ लीजिएगा, समझ के कर लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, लेकिन मैं थोड़ा स्क्रीन पर रोक देता हूँ, आप लोग पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको इसके PDF भी भेज चुका हूँ। हाँ, इसमें मिल्कन जो था एक साइंटिस्ट था, मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड था सर। मिल्कन को भी 1900, एक मिनट कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया मेरा वीडियो? एक मिनट बच्चों, अभी मैं वापस ला रहा हूँ, कहीं वो मेरे उंगली गलती से लग गई ना इधर उधर, इस तो व्हाट्सएप से लाना पड़ेगा। मेरी उंगली लग गई गलती से उसमें, तो पता नहीं कहाँ चला गया, दोबारा लाना पड़ेगा इस पेज को। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम ये पहुँच गए थे, ये पहुँच गए थे, ये पहुँच गए थे, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स हो गया था, आइंस्टाइन्स थ्योरी हो गई थी, सारे फैक्ट हो गए थे 5 तक। हाँ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे थे हम। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मैं कहता था आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेबस का ज़्यादा पार्ट नहीं है। ये मैंने बहुत डिटेल दिया है क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग पढ़ सकते हैं। और मैंने कहा था
रॉबर्ट एम मिल्टन था साइंटिस्ट, उसने भी एक्सपेरिमेंटली इसे इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, इसका वेरीफाई किया था, किसका, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन का। तो उसे भी नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। ये लिखा है यहाँ पे, नोबेल प्राइज़ 1923 ऑन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसके बेस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था। मैंने अब आपको बताया था ना थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल सकते हैं आप, कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन से, इक्वेशन करके बताया था, जब एस से डिवाइड कर दी थी पूरी इक्वेशन, अब बताया था, तो उसी तरह से इसने निकाला था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, आसान है, इन्हें आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा कॉम्पटन इफेक्ट। ये सारे वो टॉपिक हैं जो हम क्लासिकल फिजिक्स से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। दूसरा आपका टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट, इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।